सबसे पहले मैं हम सुखन फ़ोरम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज की ये एक ज़बरदस्त किस्म की महफ़िल सजाई है एंड इट इज़ पर्टेनिंग टू इंग्लिश लिटरेचर। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बासित साहब का और हम सुखन में जो सदारत कर रहे हैं दबीर अब्बास साहब का, और आज के हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसे बासित साहब ने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश नावल एंड ब्रीफ हिस्ट्री। तो मैं बात का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि युवाल नोह हरीरी ने लिखा है अपनी किताब में, और जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली बहुत, एंड आई वुड रिकमेंड द स्टूडेंट्स एज वेल हु आर सिटिंग ओवर हियर टू गो थ्रू दैट बुक, और वो बुक है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के अंदर जो भी एवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिटरेचर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उस बुक के अंदर कवर्ड हैं। हरीरी लिखता है इंसानी जहन स्टोरीज़ में सोचता है, ह्यूमन माइंड थिंक्स इन स्टोरीज़। हमें खुदा ने इमेजिनेटिव बीइंग्स बनाया है, किसी और क्रीचर, नो अदर क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज़ द कैपेबिलिटी टू थिंक अबाउट द वंडर्स, टू थिंक बियॉन्ड आवर लिमिट्स, टू बिकम बाउंडलेस इन आवर थॉट, टू बिकम बाउंडलेस इन आवर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन इज़ द पावरफुल टूल दैट ह्यूमन्स आर एंडोड विथ। इंसानों के पास इमेजिनेशन है जो खुदा ने हमें दी है, और ये जो फैकल्टी है इमेजिनेशन की, इसी से आगे हम नावल की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा जो फोकस होगा वो इसके ओरिजिन के ऊपर होगा, और उसके साथ इसके जो 18th सेंचुरी में इसका राइज हुआ है उसके ऊपर होगा, टाइम की लिमिट को देखते हुए। हरीरी मज़ीद लिखता है कि जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ था और इंसान का थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ था, तो सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को मिली थी वो एबिलिटी टू फिक्शन थी, कि इंसान फिक्शन और फिक्टिशियस चीज़ें बना सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। जैसे आप देखें ना, आप में से किसी ने पढ़ा होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स में से, काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, अ वेरी फेमस नावल। मेटामॉर्फोसिस में एक इंसान की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। यानी एक इंसान है, वो रात के वक्त जो है, एक इंसान है रात के वक्त सोया है, सुबह उठा है, और जब वो उठा है तो ही टर्न्स इनटू अ जायंट इंसेक्ट। इमेजिन दैट थिंग, ठीक है, बेड के अंदर है वो, और एक बहुत बड़ा जायंट इंसेक्ट बन गया है, और जैसे इंसेक्ट के पाँव होते हैं ऐसे वाले उसके बन गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो नॉवलिस्ट है वो कितनी लिबर्टी ले सकता है थॉट के ऊपर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, और ये बहुत मुझे पर्सनली पसंद है ये वाली बात, अल्लामा ने कहा था साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस, आई एम अगेन रिकॉलिंग इट, साइंस, philosophy, religion all have limits, only art is boundless। जो आर्ट है वो बाउंडलेस है, और यही हम नावल की तरफ भी इसी बात को लेके आएंगे कि जो आर्ट होता है वो बाउंडलेस होता है। और एक और बात अलामा ने की थी, मैथमेटिशियंस कैन नॉट इनकम्पास इन्फिनिटी। जो सर का टॉपिक है पोइट्री, मैं उसकी तरफ आऊँगा, यानी हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। A mathematician cannot encompass infinity, but a poet can. Mathematician के लिए 2 + 2 = 4, but for a poet it can be 5 or 6. It is up to that person. So, novel का जो word है वो Latin word novelist से निकला है, जिसका मतलब है to make something new. और in the terms of बोकाक्यो ने इसको लिखा था नॉवेलिस स्टोरिया,
कि एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक टेल है जो कि एक फिक्टिशियस टेल है, और शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है नॉवल इज़ अ फिक्टिशियस नैरेटिव इन प्रोज ऑफ अ कंसिडरेबल लेंथ, कि कंसिडरेबल लेंथ का फिक्टिशियस नैरेटिव है, और जो ज़ुबान का जो यूज़ होती है वो प्रोज है। लेकिन अभी मैंने बात की कि आर्ट जो है बाउंडलेस होता है, तो वर्स की फॉर्म के अंदर भी नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं। जैसे विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्स बट इट इज़ अ नॉवल। सो आर्ट इज़ बाउंडलेस इन दैट रिगार्ड। सो नॉवल का जो ओरिजिन है, हमने आना 18th सेंचुरी तक, वहाँ पे 2-3 राइटर्स की बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हम शुरू करते हैं 612 BC, यानी मैंने कहा कि इंसान की जो थॉट है ना, इंसान स्टोरीज़ में सोचता है और इंसान को अच्छा लगता है स्टोरीज़ के बारे में सोचना, और स्टोरी टेलिंग का आर्ट। पहले ये वर्बल थी प्री हिस्टोरिक टाइम से, और फिर बाद में जो है वो इसको लिखना शुरू किया लोगों ने। पहले एडवर्बम होती थी, बाय हार्ट लोग लर्न करते थे स्टोरी, और उस स्टोरी को अगली जनरेशन तक पहुंचा देते थे। और फायर साइड पे बैठ के भी इंसान एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले भी वो कहानियों से अपने आप को महसूस करता था। 612 BC में वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर एक बहुत फेमस पीस ऑफ राइटिंग लिखा गया जिसको बोला जाता है एपिक ऑफ गिलगामेश। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि नॉवल की फाउंडेशन, हालांकि ये एपिक थी, लेकिन स्टोरी टेलिंग की और लिटरेचर के अंदर जो एक कॉर्नरस्टोन था वो ये चीज़ थी। एपिक ऑफ गिलगामेश जब लिखी गई तो उसके अंदर वो चीज़ें फॉलो की गई जिसके अंदर, यानी एक इंसान है, एक किंग है, वो ये चाहता है, जैसे देखें ना हमारे यहाँ हमारी सबकी थॉट होती है या बहुत से लोगों की होती है कि जी हम मरे ना, या एजिंग ना हो, ना हम बूढ़े हों ना हम मरें, दोनों चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, बट इट इज़ नेचुरल। गिलगामेश था, वो चाहता था कि मैं इमॉर्टल बीइंग हो जाऊं, लाफानी हो जाऊं। इसके लिए उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें की, उसने गॉड्स को भी डिफ़ाई किया, और फिर खैर ये एक अलग बात है, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि उसके अंदर एक फ्लड जो है, फ्लड ऑफ उत्तनापिश्तम एपिक ऑफ गिलगामेश में, वो और तूफ़ान नूह, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी हैं। खैर ये फॉर द रिलीजियस स्कॉलर्स इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई विल नॉट गो डीप इनटू दिस। एपिक ऑफ गिलगामेश के बाद हम एंशिएंट ग्रीक्स में अगर आते हैं तो एंशिएंट ग्रीक्स के अंदर जहाँ स्पार्टा और एथेंस और ट्रॉय आपस में जंगें लड़ रहे थे, जिसमें पेलोपोनेशियन वॉर है, उसी के अंदर आगे ट्रोजन वॉर है, वॉर ऑफ ट्रॉय, उसके ऊपर मूवी भी है बड़ी फेमस, वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको एंशिएंट ग्रीक का अंदाज़ा होगा। तो वहाँ हमें होमर जो है वो नज़र आता है एंशिएंट ग्रीक्स में, जिसने इलियाड लिखी, उसने ओडेसी लिखी, और उन ग्रीक हीरोज़ को उसने अपने आर्ट की फॉर्म में, आर्ट में इमॉर्टल कर दिया। फिर हमें रोमन वर्जिल नज़र आता है जिसने इनीड लिखी। तो ग्रीक्स की सबसे बड़ी बात क्या थी एंशिएंट ग्रीक्स की, कि उन्होंने दुनिया को फ़िलॉसफी दी। और स्टूडेंट्स में एनीबडी जो लास्ट बैठे हैं जो आप ये बताइए कि फ़िलॉसफी का मतलब क्या होता है? एनीबडी जस्ट रेज योर हैंड, व्हाट इज़ मेंट बाय फ़िलॉसफी? वेरी गुड, लव फॉर विजडम। फिलो एंड सोफिया, दीज आर द टू वर्ड्स जो कंबाइन होते हैं, एंड लव ऑफ विजडम जो है फ़िलॉसफी का मतलब है। और हम चूँकि पढ़ाने के शोबा से हैं तो मुझे सोक्रेटिस की एक बहुत बात जो है वो फैसिनेट करती है। सोक्रेटिस ने लिखा था, जो कि टीचर्स के लिए इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ही सेड, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, बट आई कैन ओनली मेक देम थिंक। और जब इंसान सोचना शुरू कर देता है, दैट्स वेयर द एक्चुअल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स। सो सेकेंडली वही सोक्रेटिस था जिसने कहा था, आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। और यही इल्म है, यही फ़िलॉसफी है।
उन्होंने आर्ट फॉर्म्स दी, उन्होंने साइंस के ऊपर काम किया। खैर एपिक से आगे बढ़ के और आगे जैसे ही उस एपिक के ट्रेडिशन को लेकर चलते आए तो वो आ गई जॉन मिल्टन के ऊपर, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी पहली लाइंस हैं, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ टू द वर्ल्ड इन ऑल आवर वूज। सो जॉन मिल्टन के बाद अगर हम क्विकली मज़ीद आगे बढ़ें तो एपिक के बाद जो नावल के प्रेडिसेसर्स हैं, जो एंटीसीडेंट्स हैं इसके, उसमें रोमांसेस आते हैं। 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ब्रिटेन में और यूरोप के अंदर रोमांसेस लिखे गए। अब ये रोमांसेस इसके ऊपर बेस करते थे कि यहाँ पे बहादुरी की बात की जाती थी, करेज की बात की जाती थी, और हीरोज़ को, नाइट्स को जो है वो हाईलाइट किया जाता था। और इसी के अंदर द पर्सन कम्स, जो हम ख़ासकर जो मास्टर्स वाले या बीएस वाले होते हैं, वो जब क्लासिकल पोइट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसको पढ़ते हैं भला? चौसर को। दैट्स वेयर चौसर कम्स। एंड चौसर की सबसे बड़ी बात यह है, ही गेव अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्न टू फिक्शन। कि उसका कमाल ये है कि उसका जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, उसने जो नाइट्स टेल लिखी है वो भी रोमांस है। तो उसके अंदर रोमांसेस भी हैं, उसके अंदर प्रोज भी है, उसके अंदर वर्स भी है। तो वो चौसर जो है, इसलिए उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जब हम मॉडर्न नावल की बात करते हैं, कि चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन सब के लिए इंस्पिरेशन था। रोमांसेस के बाद अगली जो जहत है इसमें, वो है बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे वो जो रोमांसेस लिखे गए थे जिसमें शिवेलरी की बात हुई थी, जिसमें नाइट्स की बात हुई थी, जिसमें ये बात हुई थी कि इंसान इतना बहादुर है, करेजियस है, पता नहीं क्या कर देता है, यहाँ उसको रिडिक्यूल किया गया था। तो बर्लेस्क में आके, जैसे सर्वेंटस ने डॉन को एग्जॉट लिखा था, सर्वेंटस का डॉन को एग्जॉट, वो बेसिकली बर्लेस्क था, जिसमें अब डॉन के एग्जॉट क्या करता है, वो आर्म से ऑब्जेक्ट्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, टू शो केस चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठीक है, कि ये जो करेज है, ये जो दिखावा है, इसके पीछे देयर इज़ समथिंग एल्स एज वेल। उसके बाद क्विकली मूविंग ऑन टू वर्ड्स, वी हैव द नेक्स्ट फॉर्म जो नावल की बात कर रहे हैं, वो है पिकारेस्क, जहाँ से हमने फादर ऑफ इंग्लिश नावल की बात करनी है, जिसका नाम क्या है, हेनरी फील्डिंग। यानी उसकी जो मेन वाली जो फील्ड है वो है पिकारेस्क। अब पिकारो से वर्ड निकला मीन्स रोग, एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे द टाइड हैड बीन टर्न्ड। अब पहले बात हो रही थी ग्रैंड सब्जेक्ट्स की, जो हमने एपिक की बात की, बड़े ग्रैंड सब्जेक्ट थे, ओरिजिनल सिन की भी बात हुई, नाइट्स की भी बात हुई। अब बात आ गई है आम आदमी पे, कॉमन फोक्स में। दैट्स वेयर द राइज ऑफ इंग्लिश नावल स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। कि अब फोकस क्या था, जैसे अभी बासित साहब ने रेनेसां की बात की थी ना, जो ह्यूमनिज्म का फैक्टर है, कि फॉल्ट हमारे सितारों में नहीं है, हमारे अपने अंदर है। यानी व्हेन यू स्टार्ट टू रिकग्नाइज योर ओन फॉल्ट्स, जो आपने कारनामे खुद सर अंजाम दिए हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें फर्स्ट, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालें। तो 18th सेंचुरी में जो राइज हुआ, इसमें 2-3 पॉइंट्स और फिर हम उसकी बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की। सबसे बड़ी वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि जो राइज हुआ था 18th सेंचुरी में नावल का। अब हो क्या रहा था, आपको पता है कि कॉमनवेल्थ जब क्रिएट हुई थी, या इंग्लिश सिविल वॉर जब लड़ी गई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जो थिएटर्स थे, अब सर भी उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, दे वर बैंड डेफिनेटली। और उसके बाद वी सॉ कंसिडरेबल डिक्लाइन ऑफ ड्रामा एंड रोमांसेस। अब जब 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि वो जो खेत थे उनको टर्न कर दिया गया मशीनरी के अंदर। जब मशीनरी आई तो राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ।
अब जो आम आदमी था या जो एवरेज कॉमन मैन था, उसके पास टाइम ज़्यादा था, चूँकि मशीनरी थी उसके पास टाइम था, तो उसका जो ध्यान है वो पढ़ने की तरफ, रीडिंग की तरफ आ गया। लेकिन वो रोमांसेस नहीं पढ़ना चाहता था, वो फार फेच्ड इमेजिनेटिव थेरीज नहीं पढ़ना चाहता था। वो पढ़ना चाहता था कि उसके अपने सोशल इश्यूज़ क्या है, वो उसके ऊपर पढ़ना चाहता था। तो फिर क्या हुआ कि जब इंसान के पास 18th सेंचुरी के अंदर राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, और मिडिल क्लास के बारे में एक बात करता चलो यहाँ पे, एरिस्टोटल ने कहा है कि जो मिडिल क्लास होती है ना, वो आइडियल क्लास होती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मिडिल क्लास इज़ द आइडियल क्लास, क्योंकि उनका एक मेन जो डिक्टम है ना, वो है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का क्या मतलब है? अ डिज़ायरेबल मिडल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो मिडल है ना, उसको गोल्डन मीन कहते हैं। और यही कहा है, मिडिल क्लास प्रोवाइड्स दैट बेंचमार्क, जो कि उसके दरमियान है। तो मिडिल क्लास का राइज हुआ, और नावल जो है उसके अंदर हमें 3 लोग जो हैं वो दिखे। सबसे पहले डेनियल डेफो, उसने जब रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था 1719 के अंदर, तो उस टाइम पे बाइबल के बाद इंग्लैंड के अंदर बिकने वाली सबसे बड़ी बुक जो थी वो रॉबिन्सन क्रूसो थी। इतना बड़ा एक ड्रामेटिक चेंज था जो हमें उसमें नज़र आया। अब वो उसमें उसके एडवेंचर्स हैं, उसके मिस एडवेंचर्स हैं, शिप रैक भी होता है, वो ट्रबल से भी गुजरता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। उसके बाद हमें रिचर्डसन, लास्ट 2, उसके बाद हम आई लीव द स्टेज। रिचर्डसन उसके बाद आता है, और रिचर्डसन ने लिखा था पामिला। यहाँ पे उसने फोकस किया था फीमेल चेस्टिटी के ऊपर। और ये देखें ना कि वो कहाँ से आई थी, ये वाली थॉट कहाँ से आई थी। ही रोट लव लेटर्स टू 3 गर्ल्स फ्रॉम विच ही केम टू न्यू द साइकी ऑफ फीमेल। वो बेसिकली लेटर्स की फॉर्म में ही है पामिला जो उसने लिखा था। और उसके बाद कम्स द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, आर हेनरी फील्डिंग। आज वैसे फादर्स डे भी है। फादर ऑफ इंग्लिश नावल हेनरी फील्डिंग। तो हेनरी फील्डिंग ने क्या किया, उसने कहा कि जनाब ये सिर्फ जो चेस्टिटी है ना, जो दिखलावा है, सिर्फ जो आप दिखाते हो सब कुछ, वो नहीं होता। उसने कहा कि मैं वो चीज़ के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इससे पहले शायद नहीं लिखा, और वो था मेल चेस्टिटी। कि सिर्फ फीमेल चेस्टिटी नहीं होती, मेल चेस्टिटी भी होती है। जो मर्द हज़रात यहाँ पे बैठे हैं उनके हक़ में बात, कि मेल चेस्टिटी भी होती है, कि मर्द का भी जो किरदार है वो भी स्ट्रांग हो सकता है। और उसने जब जोसेफ एंड्रयूस लिखा था, तो उसने जोसेफ एंड्रयूस ने वही चीज़ें रेजिस्ट की थी अगेंस्ट लेडी बूबी एंड ऑल दैट सेम थिंग। और उसने फिर आगे उसने शामिला भी लिखा और टॉम जॉन्स भी लिखा। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पे राइज ऑफ इंग्लिश नावल हुआ, और इसके अंदर एक तो मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास, और एक और बहुत बड़ी बात थी डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेटिक कल्चर था उसमें कॉमन मैन के पास जो है वो काफ़ी राइट्स आना शुरू हो गए थे, और इवन फीमेल्स हैड मोर राइट्स। खैर ये अलग बात है कि वेस्ट जो है ना वो बड़ा कहता है कि हम फीमेल्स को बड़े राइट्स देते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो वेस्ट में अगर आप सर्च करें कि सबसे पहले किस मुल्क ने ख़वातीन को राइट टू वोट दिया था, इट वाज न्यूजीलैंड। इन 1892 उन्होंने सबसे पहले राइट टू वोट दिया था। यूएस में तो 1920 में आके दे रहे हैं, सो दे टॉक अबाउट राइट टू वोट एज वेल। सो हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके। सो इसको कंक्लूड करते हुए वी मे से दैट नावल जो है इट इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इट इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, जहाँ से आपको ऑथर की साइकी,
और ऑथर का फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ भी नज़र आता है और आपको कंटेम्पररी लाइफ भी नज़र आती है। अगर हमारे पास मज़ीद टाइम होता है, जैसे हम अगली नशिस्तों में अगर प्लान करेंगे तो हम 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की बात करेंगे। और एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात कि मैं सोच रहा था इकराम साहब के यानी हिस्टोरिकल वर्ड लिटरेचर से लेके आज हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नॉवेल्स लिख रही है। ठीक है, यानी हम हिस्टोरिक राइटिंग से शुरू करते हैं और आज वो वक्त आ गया। जापान में रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट हुआ है जिसके अंदर 12 नॉवेल्स जो लिखे गए थे, दे टुक पार्ट इन इट, और उनमें से कुछ नॉवेल्स जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखे हुए थे और कुछ नॉवेल्स इंसानों ने लिखे हुए थे, और रीडर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर सके थे कि कौन सा नावल जो है वो इंसान ने लिखा है और कौन सा नावल जो है वो कंप्यूटर ने लिखा है। द डे कंप्यूटर राइट्स अ नावल, ये एक सर्च कीजिएगा, द डे कंप्यूटर राइट्स अ नावल। सो हम उस नैज पे आ गए हैं जहाँ पे अब बात इंसानों से भी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आपको पोइट्री भी मिलेगी, उस लिहाज से चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यू गॉट आंसर्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स राइट नाउ। बट द पॉइंट इज़ स्टिल कि जब बासित साहब ने इतने अच्छे जो है वो डायलॉग्स पढ़े हैं, उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है और उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। और हम आज भी हैमलेट को, मैकबेथ को आज भी हम चेरिश करते हैं और हम बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम चेरिश करते रहेंगे। विद दैट कम्स द एंड ऑफ माई डिस्कशन। और आखिर में अल्लामा इकबाल की बात से ही हम इसका इख्तिताम करेंगे। हालांकि है इंग्लिश लिटरेचर की बात, लेकिन मैं अगर अल्लामा की बात नहीं करूँगा तो वो ज़्यादती होगी। सो अल्लामा की बात ये है कि स्ट्रे रिफ्लेक्शंस में उन्होंने लिखा था, देखें दुनिया में बड़ी ट्रबल है, बड़ी परेशानी है और पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो बड़ी परेशानी है और ट्रबल है दुनिया के अंदर। तो अल्लामा ने 2 चीज़ें बताई थी कि हम इस दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। अल्लामा सेड, गिवन कैरेक्टर एंड हेल्दी इमेजिनेशन, 2 चीज़ें, गिवन कैरेक्टर एंड हेल्दी इमेजिनेशन, we can construct this world of misery into a veritable paradise। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।